जब सरमायाकारों को कारोबार, स्टॉक मार्केट या हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद नहीं रहता तो वो सरमायाकारी को सोने में मुंतकिल कर देते हैं। पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। नतीजा ये निकलता है कि सोने की तलब बढ़ती है और कीमतें आसमान को छू लेती हैं। आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो दिन ब दिन सोने की कीमत जो है वो आसमान पर पहुंच रही है, लेकिन वहीं पर जो है वो क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों की कम होती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि लोग जो है, पहले तो एक तबका अगर हम बात करें कि एक आम इंसान कहीं ना कहीं सोने को अफोर्ड कर पाता था, लेकिन अब ऐसा आलम हो गया है कि अब एक मिडिल क्लास बंदा सोने को देख भी नहीं सकता है। क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है इसी तमाम तर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सागिब फयाज़ साहब, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त FPCCI के। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो एक आम इंसान में जिस तरह से क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है उसकी क्या वजूहात हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप? देखें, एक तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे अबाउट जून में जब सोने की प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो $3,280 थी, और अब आज जो है वो तकरीबन $4,380 जो है वो प्राइस हो गई है उसकी गोल्ड रेट इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो वो इंटरनेशनल मार्केट हाई होती है, गोल्ड के रेट बढ़ने हैं। अब रहा सवाल ये कि अब ये गरीब आदमी किस तरह अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है। अब परचेजिंग पावर जो एक तरफ हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, तो हम लोग उसके लिए जो है वो अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ गया तो वो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो उसके खाने पीने की अशिया हैं या जो उसके आम इस्तेमाल की अशिया हैं उनके रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब गरीब आदमी के लिए जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, जो बिजली के जो वो अखराजात हैं, वो अब उनको अफोर्ड नहीं कर सक रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि पहले हमारे पास जो भी हमारे वर्कर होते थे या स्टाफ होते थे वो आते थे कि कोई बड़ा मेडिकल का बिल उनका आ जाता था तो वो लेकर आते थे हमारे पास कि ये मेडिकल का बिल है, ये हमसे पे नहीं हो रहा, ये आप पे कर दें। अब मेडिकल के बिल के बजाय अब सबसे पहले वो हमारे पास बिजली के बिल लेकर आते हैं कि आप इनको पे कर दें, और हम लोग की ये क़ुव्वत बर्दाश्त से हमारी ये बाहर है कि अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में कि सबसे पहले जैसे हमारा भी मुतालबा है इंडस्ट्री के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, कि इलेक्ट्रिक प्राइसेस कम होने चाहिए, तो ये मसला हल होगा और उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ सकती है। अब क़ुव्वत ख़रीद भी जो क्यों कम हो रही है वो भी सेम यही मसला है, उसमें भी इलेक्ट्रिक प्राइसेस का ही रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडस्ट्री जो है वो compete नहीं कर पा रही है, क्योंकि रीजन में सबसे हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस हमारी हैं। हमारा जो है 12 से 13 सेंट जो हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, बाकी रीजन में 9 सेंट है, 6 से 9 सेंट है। तो उसकी वजह से जब हम compete नहीं कर पा रहे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। तो जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो क़ुव्वत ख़रीद जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लिंक करती हैं। सिर्फ ये कह देना कि महंगाई तो बढ़ नहीं रही या इन्फ्लेशन रेट तो कम है तो गरीब आदमी के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर एक आदमी जो बेरोज़गार हो जाए, वो चाहे महंगाई कितनी भी कम हो जाए, अगर उसकी तनख्वाही अब उसको नहीं मिल रही है क्योंकि अब वो बेरोज़गार हो गया, और वो जो वो इंडस्ट्री में काम करता था, तो कितनी भी कम हो जाए महंगाई, उसकी क़ुव्वत ख़रीद तो ज़ीरो हो गई। तो इसलिए जो है ये तमाम चीज़ें अगर हम इसको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करें तो मेन कॉज जो है वो है एनर्जी प्राइस। उसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी, तो ये सारा सर्कल, उससे इंडस्ट्री भी चलेगी और हमारे गरीब आदमी पे भी जो एक बोझ पड़ा हुआ है वो भी ख़त्म होगा। अच्छा सर, अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि सोने की कीमतें जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होंगी, मज़ीद बढ़ेंगी, या आप ये समझते हैं कि सोने की कीमतें कम होने का कोई इम्कान है? देखिए, ये तो एक जो वो इंटरनेशनल मार्केट है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बहुत मरतबा अभी ये पिछले दिनों सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही थी कि चाइना गोल्ड बाय कर रहा था,
अब जब चाइना गोल्ड बाय कर रहा था तो एक बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई, और ये रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। तो वो चीज़ें हैं। अब जब अगर वो अपनी बाइंग कुछ कम करता है तो वो सोने के रेट, अच्छा फिर एक और एलिमेंट होता है कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई वॉर का या कोई इस किस्म की अनसर्टेनिटी होती है तो भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ये इसके अंदर क्राइटेरिया हैं कि वो गोल्ड की प्राइस जो है वो ऐसे बढ़नी है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो है वो गोल्ड की प्राइस कोई इट्सेल्फ कोई ऐसी नहीं बढ़ती है जब तक कि वो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट होती है वो, क्योंकि इधर तो कुव्वत ख़रीद पहले ही नहीं है, यहाँ पे तो डिमांड सोने की पहले से कम हुई है, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, वो ख़रीद ही नहीं सक रहा अब तो वो वजह से ये सोने की कीमत जो है वो नहीं बढ़ रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ रही है। अच्छा सर, हम अभी ये भी देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि अब बंदा जो है वो एक आम इंसान की बात करूँ तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की है ही नहीं कि वो सोना ख़रीद सके, तो अब उसका मुतबादिल लोगों ने जो है वो चांदी ख़रीदना शुरू कर दिया, सिल्वर ख़रीदना शुरू कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी रिसेंटली हम मार्केट में देख रहे हैं कि सिल्वर के जो बार्स है, जो सिल्वर के जो पूरे एक उसे आप कह सकते हैं कि एक पूरा सोने का बार जो होता है, अब वो लोग उस पर क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और अगर इन्वेस्टमेंट की जाए उसको अगर हम ख़रीद कर रखें, स्टोर करें हम लोग, और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ जो है वो कितनी हद तक आप ये समझते हैं कि वो बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर मैं ऐसे इकोनॉमिक रूल के तौर पे अगर हम लोग ये देखें कि अगर कोई भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कुछ कम होती है, फिर उसके जो अल्टरनेट जो चीज़ होती है उसकी तरफ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें ये समझ आ रही है, अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फिर सिल्वर की भी अब उधर इन्वेस्टमेंट कुछ हो रही होगी और कुछ लोग उधर परचेज़ कर रहे होंगे। लेकिन ये कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो सिल्वर की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और वो जो है वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनली और वो हमेशा ये कहा जाता है कि जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है इट इज़ इन गोल्ड, तो सिल्वर की तरफ लोग इतना नहीं आते हैं। तो वो एक आम जनरल जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, गोल्ड को लोग पसंद करते हैं, लेकिन सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वही अगेन वो रूल के डिमांड एंड सप्लाई का है। अब क्योंकि गोल्ड नहीं ख़रीद सक रहे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो उनकी पहुंच से दूर हो गया गरीब आदमी की, अब वो सिल्वर की तरफ जा रहा है। जब उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट FPCCI, तो उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और आप क्या समझते हैं कि अभी हमारे माशरे के अंदर जो हम ये देख रहे हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इन तमाम तर चीज़ों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं? देखिए, किसी भी इकनॉमी की बैकबोन होती है इंडस्ट्री। हमें जब तक एक इंडस्ट्री पॉलिसी की लैकिंग है, हम जब तक एक कंटिन्यू पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट के लिए एक कंटिन्यू पॉलिसी नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो इकनॉमी है अभी कितनी मरतबा बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है वो, क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले जो है हमें एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पॉलिसी चाहिए, हमें एक लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी चाहिए। तो हम क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए नहीं लगती, हर इंडस्ट्री 50 और 100 साल के लिए लगाई जाती है। तो अगर तो ये पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं और वो इंडस्ट्रीज़ के लिए फिर उस तरह इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है हर इंडस्ट्री के अंदर कि वो पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके। तो हमें एक कंटिन्यू पॉलिसी, और अभी बड़ा अच्छा मौका है जैसे कि मार्का हक जीतने के बाद हमारी जो फील्ड मार्शल हैं अब वो 5 साल के लिए डिफेंस फोर्सेस के जो हैं वो हेड बन गए हैं। तो अब जो है जब वो उसको हेड कर रहे हैं तो हमें अब ये पूरी कौम जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अब एक पॉलिसीज़ में भी कंटिन्यूटी आएगी, और बहुत सारे मुल्क जो हैं अब हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो हमसे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे मुल्क हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
लेकिन उसके लिए हमें अब वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो हमेशा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से होता है। ऐसी पॉलिसीज़ हों कि जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी वो हो। फिर उसके साथ साथ जो हमारी जो टैक्स की पॉलिसी हैं, जो हमारी टैक्स कलेक्टिंग पॉलिसी हैं, या जो हमारी FBR की पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर सिंप्लिसिटी लानी होगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जब इधर आते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो पूरा स्टडी करते हैं, और ख़ास तौर पे जो टैक्स रेट है हमारे यहाँ वो बहुत हाई है, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इतना हाई रेट ऑफ टैक्स जो है जब वो देखता है तो वो भी बहुत ही डिस्करेज होता है। तो मेरे ख़्याल में उसको भी हमें देखना होगा। फिर एक और कि हम लोग जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर ही इधर आ सकती है कि जब लोकल इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंट हो। हमें सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोकल इन्वेस्टर है वो उसको कंफर्टेबल करें, ताकि जो है वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट इधर कर सके और वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ना लेकर जाए। हमें सबसे पहले जो है अपनी जो बाहर आती हुई इन्वेस्टमेंट को रोकना है। तो जब वो रुकेगी और वो इधर ही इन्वेस्टमेंट होगी, और जब बाहर जो एक फॉरेनर है जब वो देखेगा यहाँ के लोग इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो अट्रैक्ट होगा और फिर वो इधर जो है हमारी FDI आएगी।